Hello learners, welcome back for the new video. In this video, I will explain you about the grid chamber in the sewage treatment plant and also the what are the design consideration for the grid chamber. So let's start. First, I will tell you what is grit. Grit is a heavy particle such as sand, gravel, silt, cinders, broken glass, eggshells, bone chips. ग्रिट जो रहती है वो हेवी साइज के पार्टिकल रहते हैं और उनका वेट जो रहता है वो भी ज़्यादा रहता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा रहती है, 2.4 से 2.65 के बीच में रहती है जनरली. देन ग्रिट हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.4 to 2.65. Then the grid chamber is like a sedimentation tank which is used to remove the inorganic matter. Grid chamber जो रहता है वो सिंपली सेडिमेंटेशन टैंक जैसे एक्ट करता है. जैसे सेडिमेंटेशन टैंक में क्या पार्टिकल सेटल होते हैं, इधर भी क्या होता है सेटलिंग ही होती है. इधर सेटलिंग जो होती है वो इनऑर्गेनिक ग्रिड की होती है. It is not at all used to remove the organic matter as no further treatment is provided to remove the grit. अब क्या ग्रिड चेम्बर में सिर्फ ग्रिट ही रिमूव करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर रिमूव नहीं किया गया, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर अगर रिमूव किया गया ग्रिड के साथ और वो ग्रिड को डायरेक्टली अगर डिस्पोज कर दिया एनवायरनमेंट में तो उसका इफेक्ट क्या एनवायरनमेंट में होंगे. इसीलिए क्योंकि कैसा रहता है ग्रिड में इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा रहता है और ग्रिड को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए ग्रिड सिर्फ ग्रिड ही क्या करते हैं रिमूव करते हैं, उसको ही क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज नहीं करते. और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इस तरह मेंटेन की जाती है कि जो रिमूवल है ग्रिड चेम्बर में वो सिर्फ ग्रिड का ही रिमूवल हो, ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल ना हो. क्योंकि ग्रिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो इजीली क्या हो जाते हैं सेटल हो जाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, वेट कम, इसलिए वो इजीली सेटल नहीं होते. वो उनको सेटल होने को ज़्यादा टाइम लगता है. इसलिए सिर्फ ग्रिड चेम्बर में क्या किया जाता है, ऐसी वेलोसिटी मेंटेन की जाती है कि सिर्फ ग्रिड ही रिमूव हो. इट इज प्लेस्ड आफ्टर द बार स्क्रीन एंड बिफोर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बार स्क्रीन का डिजाइन देखा था और बार स्क्रीन की थियरी देखी थी. तो ग्रिड चेम्बर जो है वो बार स्क्रीन के बाद का ट्रीटमेंट यूनिट है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के पहले का. Then grit chamber protect mechanical device from abrasion and to prevent accumulation of grit in sludge digester. Grit chamber जो रहता है वो मैकेनिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्क्रीनिंग भी क्या करता है मैकेनिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है फ्लोटिंग मैटर्स वगैरह रिमूव करके. ग्रिड चेम्बर का भी वही काम है, ग्रिड रिमूव करके आगे के जो मैकेनिकल डिवाइसेस है उनको उनका एब्रेजन ना हो, उनका वेयरिंग टेयर ना हो, इसलिए क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है. Then there are two types of grid chamber. जनरली दो टाइप के ग्रिड चेम्बर है. फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चेम्बर एंड सेकंड है एरेटेड ग्रिड चेम्बर. सिंपली एरेटेड ग्रिड चेम्बर में सिंपली क्या किया जाता है एरेशन किया जाता है. यानी एरेशन इसलिए किया जाता है कि प्री एरेशन एक प्री ट्रीटमेंट हो जाती है एरेशन की भी है. और दूसरी बात यह है कि जो ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंशन में रहता है, यानी ग्रिड चेम्बर में ऑर्गेनिक मैटर रिमूव ना हो, इसलिए ग्रिड चेम्बर को एरेटेड किया जाता है. और वो ग्रिड चेम्बर को क्या कहा जाता है एरेटेड ग्रिड चेम्बर. एक हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चेम्बर देखते हैं. इन हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप द फ्लो पासेस थ्रू द चैनल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बराबर. जो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में क्या होने वाला है, जो फ्लो रहने का फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेंगी हॉरिजॉन्टल फ्लो, हॉरिजॉन्टल रहेंगे डायरेक्शन. एरेटेड में हॉरिजॉन्टल भी रह सकती है या फिर स्पाइरल भी रह सकती है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चेम्बर में क्या रहेगा कि जो फ्लो की वेलोसिटी और फ्लो की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेंगी सिर्फ. द फ्लो वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट ओवर वेरिंग डिस्टेंस. अब जो फ्लो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही चाहिए इसमें, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हुई, अगर फ्लो की वेलोसिटी अगर कम हो गई तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर भी सेटल हो जाएंगे. अगर फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा ग्रिड जो वो ग्रिड सेटल नहीं होंगे, ग्रिड अगले यूनिट तक पहुंच जाएंगे. इसीलिए क्या है फ्लो की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी पड़ती है और फ्लो की वेलोसिटी मेंटेन करना ही पड़ता है. क्योंकि फ्लो की वेलोसिटी वेरी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ सीवेज है वो क्वांटिटी ऑफ सीवेज सेम नहीं रहता है. दिन में क्वांटिटी ऑफ सीवेज ज़्यादा जनरेट होता है, दोपहर में कम, फिर शाम में फिर से ज़्यादा, रात में फिर से कम. तो इस वजह से क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी भी क्या हो जाती है वेरी हो जाती है.
लेकिन ग्रिड चेंबर में क्या किया जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट की जाती है। वो किस प्रकार की जाती है? द कांस्टेंट वेलोसिटी इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग वेलोसिटी कंट्रोल सेक्शन। वेलोसिटी कंट्रोल सेक्शन के सेक्शन प्रोवाइड करके क्या किया जाती है? जो ग्रिड चेंबर में की जो वेलोसिटी है, ग्रिड चेंबर में की वेलोसिटी क्या की जाती है? कांस्टेंट की जाती है। तो जो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस या फिर वेलोसिटी कंट्रोल सेक्शन जो है वो फर्स्ट है प्रोपोर्शनल फ्लो वियर्स, देन सुत्रू वियर्स एंड देन थर्ड इज द पार्शियल फ्लो। ये 3 डिवाइसेस है और कई डिवाइसेस है वो भी यूज होते हैं कि जो चैनल में की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। Flow velocity of about 0.25 meter per second to 0.3 meter per second is adopted. Generally 0.25 to 0.3 meter per second is adopted है। डिजाइन कंसिडरेशन में 0.15 भी दिखेगा तुम्हारे को। Then such velocity will carry most of the organic matter through the channel and permit heavy grid to settle. अगर 0.25 टू 0.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अगर मेंटेन किया तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर सेटल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे? वाटर के साथ ही फ्लो होने लगेंगे। सिर्फ क्या होंगे? ग्रिड ही सेटल होंगी। ग्रिड की वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा रहने से क्या हो जाएगा? सिर्फ ग्रिड ही सेटल होगा, ऑर्गेनिक मैटर सेटल नहीं होगा। एंड वेलोसिटी इन द ग्रिड चेम्बर शैल बी नाइदर टू लो एंड नॉर शुड बी सो हाई। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पहली बताया आपको मैंने कि जो वेलोसिटी है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कम हो गई तो क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि जो ग्रिड है वो ग्रिड सेटल नहीं होगा और ग्रिड भी क्या हो जाएगा? अगले ट्रीटमेंट यूनिट में चल जाएंगे। यानी अगले ट्रीटमेंट यूनिट है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो जाएगा? चल जाएंगा और उधर फिर सेटल होगा। और फिर उधर सेटल होने के बाद में प्रॉब्लम ये आएगा कि उसका जो स्लज है, उसका स्लज ट्रीटमेंट करते समय प्रॉब्लम आने वाला है। स्लज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो स्लज है वो डाइजेस्ट करने के लिए अपन एरोबिक प्रोसेस करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस करते हैं। तो वो उसमें मैक्सिमम कंटेंट क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर रहता है। अगर ग्रीट उसमें चल गया तो फिर क्या होगा? उसकी जो स्लज डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लज डाइजेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। इसलिए वेलोसिटी जो वो इतनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि सिर्फ ग्रिड ही रिमूव हो, उसके साथ और कुछ रिमूव ना हो। देन ये टिपिकल एलिवेशन है, सेक्शनल एलिवेशन है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप ग्रिड चेंबर का। लेफ्ट साइड में देख रहा है तुम्हारे को इनलेट है और या राइट साइड में क्या रहेगा? आउटलेट। अब इसका जो सेक्शन है जनरली जो बॉटम है, बॉटम इधर हॉरिजॉन्टल बॉटम दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कई कई जगह बॉटम जो रहता है वो इंक्लाइन रहता है। इंक्लाइन इसलिए रहता है कि जो सेटल होने वाली जो ग्रिड है वो सेटल होने वाली ग्रिड क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली उनके वेट से क्या हो जाएंगे? स्लाइड होते होते किधर आ जाएंगी? ये ग्रिड स्टोरेज सेक्शन में आ जाएंगी। इसलिए कहीं कहीं ग्रिड चेंबर में क्या किया जाता है? जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन फ्लैट ना रखते हुए, हॉरिजॉन्टल ना रखते हुए उसे क्या किया जाता है कि वो थोड़ा स्लोपिंग पोर्शन प्रोवाइड किया जाता है। और ये डिजाइन वाटर डेप्थ है 0.9 मीटर टू 1.2 मीटर। फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया गया है एक्सेस वाटर के लिए 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया गया है। और जो कुछ भी स्लज रिमूव होगा वो उसके लिए सॉरी जो कुछ भी ग्रिड रिमूव होगा वो ग्रिड रिमूव होने के बाद जो स्टोर होगा उसके ये पोर्शन जो उसे बोला गया ग्रिड स्टोरेज है। अब एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसा होता है बता दूं मैं आपको। इधर से क्या इनलेट आने वाला है, इधर से सीवेज का इनलेट है। सीवेज लेफ्ट साइड से राइट साइड तक फ्लो होगा। तो सीवेज लेफ्ट साइड से राइट साइड तक फ्लो होते समय क्या होगा कि जो वाटर की जो वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी क्या करेंगी? ग्रिड को भी कैरी करेंगी ये लेफ्ट ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, और ऑर्गेनिक मैटर को भी कैरी करेंगी। लेकिन ग्रिड की जो सेटलिंग वेलोसिटी है, ग्रिड की सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा रहने की वजह से क्या हो जाएगा? वो सेटल हो जाएंगे। या फिर जो ग्रिड का वेट है उसके ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा रहने से क्या होगा? वो सेटल हो जाएंगे इधर। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और वो जाएंगे प्रोपोर्शनल फ्लो कंट्रोल वियर में। यहाँ पे क्या होगा? प्रोपोर्शनल फ्लो कंट्रोल वियर में क्या होगा? जो सीवेज की वेलोसिटी है वो सीवेज की वेलोसिटी क्या की जाती है? मेंटेन की जाती है। देन नेक्स्ट पोर्शन है डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चेंबर। सो फर्स्ट सेटलिंग वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्रिड चेंबर का प्रिंसिपल है वो ग्रिड चेंबर का प्रिंसिपल डिपेंड करता है सेटलिंग पे या फिर ग्रेविटी पे, इसलिए सेटलिंग वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट
पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm, अगर पार्टिकल की साइज 0.1 mm से कम है तो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ये जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ है, Vs इज इक्वल टू जी अपॉन एन टी, जी अपॉन 18 इन ब्रैकेट रो एस माइनस रो अपॉन म्यू इंटू डी स्क्वायर। अभी आपको नोटेशन ऑब्वियसली पता ही होंगे, वी एस क्या है, वो सेटलिंग वेलोसिटी है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो एस इज द mass density of the solids or the mass density of the particle, then rho is the density of mass, density of water or the mass density of water, mu is the dynamic viscosity, mu क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, और d है पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज 0.1 से कम रहेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ इधर क्या किया गया है, मास डेंसिटी की जगह क्या यूज किया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज किया गया है, और डायनेमिक विस्कोसिटी की जगह क्या किया गया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किया है। सिंपली क्या किया है, डिवाइडेड बाय इधर जी किया हुआ है इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन सेम ही है वैसे। देन particle size between 0.1 mm to 0.1 mm to 1 mm, 0.1 mm to 1 mm के बीच में अगर पार्टिकल साइज रहेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, Vs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.33 g इन ब्रैकेट रो एस माइनस रो अपॉन रो इंटू डी। ये फॉर्मूला है, नोटेशन सब सेम है। कुछ कुछ बुक्स में क्या दिखेगा तुम्हारे को, ये जो 3.33 g है, ये 3.33 g ये अंडर रूट के बाहर दिखेगा, 1.8 के आसपास उसकी वैल्यू है, तो वो क्या दिखेगा तुम्हें, रूट के बाहर दिखेगा। लेकिन कैसा है, रूट के अंदर ही रखना, क्योंकि याद रखने में इजी आएगा, फॉर्मूला 3.33 यानी 333 है, इसलिए इजी आएगा, इसलिए अंडर रूट ऑफ 3.33 g इन ब्रैकेट रो एस माइनस रो अपॉन रो इंटू डी, ये सेकेंड फॉर्मूला है। देन थर्ड, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 mm, पार्टिकल साइज अगर 1 mm से ज़्यादा रहेंगी तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, Vs इज इक्वल टू 60.6 इन ब्रैकेट एस एस माइनस वन, एस एस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस एस माइनस वन इंटू डी इन ब्रैकेट 3t प्लस 70 अपॉन 100। अब अगर इसमें ये फॉर्मूले में अगर हमने एस एस की वैल्यू 2.65 डाल दिया, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.65 डाल दिए, तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया, सिर्फ इतने ही फॉर्मूला बचेगा, वी एस इज इक्वल टू डी इंटू 3t प्लस 70। ये बाकी जो 60.6 एस के अगर तो 2.65 माइनस 1 अपॉन 100, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो कुछ कुछ बुक्स में तुम्हारे को फॉर्मूला बी एस का फॉर्मूला थर्ड क्राइटेरिया के लिए ये भी दिखेंगे, वी एस इज इक्वल टू डी इंटू 3t प्लस 70। देन ओवरफ्लो रेट जो है वो सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आइडियली क्या बोला जाता है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो ओवरफ्लो रेट के इक्वल रहती है कब, आइडियल फ्लो के समय में, आइडियल फ्लो के समय में, या फिर एफिशिएंसी 100% रहेगी तब। अब इधर डायमीटर ऑफ पार्टिकल साइज दिया 0.2, 0.18, 0.15 जब रहेगा तब के समय की सेटलिंग वेलोसिटी और ओवरफ्लो रेट दिया है। तो सेटलिंग वेलोसिटी भी दो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए दी हुई है, 2.65 के लिए एक दी हुई है और 1.12 के लिए, और उसी करस्पॉन्डिंग क्या दिया गया है, ओवरफ्लो रेट दिया गया है। अगर पार्टिकल साइज सपोज करो, पार्टिकल साइज 0.2 है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी तुमने फाइंड किया पिछले फॉर्मूले से, पिछले जो फॉर्मूले देखे उसमें से, अगर उसकी सेटलिंग वेलोसिटी सपोज 0.24 आई, सपोज 0.2 सॉरी 2.65 तो 2 आई सपोज, तो ओवरफ्लो रेट की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी चाहिए, ओवरफ्लो रेट की वैल्यू तुम्हारे को 1700 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर लेनी चाहिए। अगर पार्टिकल साइज 0.18 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और सेटलिंग वेलोसिटी तुमने फाइंड किया वो 0.22 आ रही, तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो रेट की वैल्यू 190 लेनी पड़ेगी। इस प्रकार ये जो सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट है और पार्टिकल साइज का रिलेशनशिप दिया गया है। देन डिटेंशन पीरियड यानी कि कितने टाइम के लिए वाटर या सीवेज वो ग्रिड चेम्बर में रहने वाला है, उसके डिटेंशन टाइम को लेंगे, तो उसकी वैल्यू है, टिपिकल रेंज दी हुई है 45 to 90 सेकेंड दी हुई है, और जनरली 60 सेकेंड यानी 1 मिनट अडॉप्ट किए जाती है। देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना दिया 15 टू 30 सेंटीमीटर दिए गए हुए 15 टू 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो अज्यूम करनी पड़ेगी। देन डायमेंशंस के कुछ डिजाइन कंसिडरेशंस है। फ्री बोर्ड ऑफ 150 mm टू 300 mm, फ्री बोर्ड जो है 150 mm टू 30 mm 300 mm देना पड़ेगा। देन एडिशनल डेप्थ इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रिड के स्टोरेज के लिए भी एडिशनल डेप्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजाइन करते समय हम सिर्फ वाटर के फ्लो रेट से ही क्या करते हैं, चैनल का या फिर ग्रिड चेंबर का क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसलिए एडिशनली अपने हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड का भी डेप्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन हेड लॉस 0.06 मीटर टू 0.6 मीटर के बीच में होना चाहिए। देन नंबर ऑफ यूनिट जनरली क्या किया जाता है, दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोवाइड किया जाता है, दो ग्रिड चेंबर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किए जाते हैं। दो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर मैकेनिकली अगर मैन्युअली अगर रिमूवल करना पड़ेगा ग्रिड का, मैन्युअली अगर ग्रिड का रिमूवल करना पड़ेगा तो एक यूनिट स्टैंड बाय पे किया जाता है। यानी जब एक यूनिट का अगर रिमूवल हो रहा है तो जब तो क्या किया जाता है, उसमें का जो इनफ्लो है, इनफ्लो स्टॉप किया जाता है और दूसरे का इनफ्लो क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यानी कि जब तक क्लीनिंग हो रहा है तब तक दूसरा यूनिट वर्किंग में रहता है। इस प्रकार इसीलिए क्या किया जाता है, एक स्टैंड बाय यूनिट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करते हैं, दो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।